हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं। और आज का इवेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है उन सभी बच्चों के लिए जो मेरे प्यारे बच्चे एफ कैट को अपना टारगेट बनाकर बैठे हैं। तो आज मैं आपको एफ कैट 2 की फुल डिटेल देने वाला हूं कि क्या आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और क्यों अलग से एफ कैट का पेपर होता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि आप और डिफरेंट एग्जाम्स के थ्रू जो है एयरफोर्स में जा सकते हैं। तो फिर ये एग्ज़ाम क्यों होता है, किन किन लोगों के लिए होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया है जो आपको पूरा करने होते हैं फॉर्म भरने के पहले। आइए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे एफकेट 2 की फुल डिटेल जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम बात करेंगे इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की और सैलरी की भी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सैलरी हो जाती है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ध्यान आपको रखना है वो ये कि मेरे प्यारे बच्चे 30 मई से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन बिगिन हो चुकी है। ध्यान रखना है 28 जून तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। आज आप मान के चले जो डेट है आप देखेंगे और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 28 जून लास्ट डेट है, पर आपको 28 तक का वेट नहीं करना है। उसके पहले ही आपको अभी 1-2 दिन में ही फॉर्म भर देना है। तो अगर आप फॉर्म टाइम से भरेंगे तो जो लास्ट डे का हसल होता है उससे बच सकते हैं। ठीक है, डेट को ध्यान रखें। एग्जाम की एग्जैक्ट डेट अभी ओपन नहीं हुई है, बहुत जल्दी आ जाएगी। आइए एक बार मैं फीस बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 550 रुपए, 550 रुपीज। फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट द फीस इज 550 रुपीज, फीमेल कैंडिडेट्स 550 रुपीज। लेकिन 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 अब नीचे पढ़िए कि ऑल फीमेल कैंडिडेट्स and candidates belonging to scheduled castes, scheduled tribes are not required to pay any fee. No fee exemption is however available to OBC candidates and they are required to pay the full prescribed fees. तो मेरे प्यारे बच्चों, जो एससी और एसटी के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली कौन, फीमेल कैंडिडेट्स, सारी फीमेल कैंडिडेट्स और कैंडिडेट जो एससी एसटी वाले हैं, उनको कोई भी फीस नहीं भरनी है। तो एक जनरल क्राइटेरिया है, इतनी फीस होती है, पर एक्सेप्शन दिए गए हैं। आइए आ जाइए। अब मेरे बच्चे यहां पर ब्रांच होती हैं। ठीक है, एफकेट में जब आप पेपर देते हो, सिलेक्ट होते हो, तो यहां पर 2 ब्रांचेस होती हैं। एक बार देख लेंगे ब्रांचेस को। पहली जो ब्रांच है वो है फ्लाइंग ब्रांच थ्रू एफकेट एंड एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो जो फ्लाइंग ब्रांच है जहां पर आप जो है पायलट तक बनने की बात कर सकते हो, वो मेरे प्यारे बच्चे। और साथ में ध्यान रखना एनसीसी स्पेशल एंट्री भी यहां पर अवेलेबल होती है। देख लेंगे आपकी जो एज होनी चाहिए इसके लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए, वो 20 टू 24 ईयर्स होने चाहिए। 1 जुलाई 2025, यानी कि आप 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2005, और दोनों डेट इंक्लूसिव हैं, आप पैदा हुए हो। जो अपर एज लिमिट है, जिनके पास वैलिड और करंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, जिसे डीजीसीए ने जो है उन्हें इशू किया है, उनके लिए एज 26 साल तक है। बाकी सबके लिए 20 से 24 है। लेकिन जिनके पास डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, जो ऑलरेडी फ्लाइंग कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो है प्लेन उड़ा रहे हैं, उनके लिए एज 26 साल है। यानी वो 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005, दोनों डेट इंक्लूसिव हैं, यहां पर पैदा हुए हैं। वही जब हम ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं, यहां पर मैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों की बात करूंगा। जो एज है वो 20 टू 26 ईयर्स होनी चाहिए। यानी इनका भी एक क्राइटेरिया है कि 1 जुलाई 2025, दैट इज 2 जुलाई 1999 टू 1 जुलाई 2005, दोनों डेट इंक्लूसिव है। यहां आपकी बर्थ डेट पढ़नी चाहिए। अब सीधी सी बात यह होगी, जो एफकेट की फ्लाइंग बैच है वो 20 से 24 साल एज मांगती है, और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है वो 20 से 26 साल की एज मांगती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जब मेरे प्यारे बच्चे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले तो हमने एज देखी, दोनों 2 पार्ट जिनमें आपका आगे जाकर सिलेक्शन होना है वो देखा। अब मेरे प्यारे बच्चे जब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास आती है फ्लाइंग ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में कैंडिडेट्स शुड हैव मैंडेटरली पास विद ए मिनिमम, ध्यान रखना, फिजिक्स और मैथ्स जिन्होंने ली है वही एलिजिबल है। आगे पढ़ेंगे, विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन मैथ्स एंड फिजिक्स एट 10+2 लेवल।
तो आपका क्या होना चाहिए भैया, आपका 10+2 में यानी आपने 11th और 12th में मैथ्स और फिजिक्स ली हो, बायोलॉजी ना ली हो, और कितना होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये नहीं कि भाई आप जो है बाउंड्री पर पास हुए हैं, 40-41% लेके आए, आप एलिजिबल नहीं होंगे। आगे पढ़िए। या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो, 3 साल की ग्रेजुएशन किसी भी जो है डिसिप्लिन से, और 60% मार्क्स हो। तीसरा, बीई बीटेक डिग्री, है ना, ये तो आपकी जरूरी है ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बी बीटेक भी अगर आपकी है, 4 साल के कोर्स में हम जानते हैं बीटेक होती है, कुछ राज्यों में इसे बीटेक कहा जाता है, कुछ राज्यों में इसे बीई कहा जाता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आपने वो करी है 60% मार्क्स से, तो आप एलिजिबल हो। या फिर ये कंपलसरी है, और आगे देखो, कैंडिडेट हु हैव क्लियर सेक्शन ए एंड बी, ए और बी सेक्शन क्लियर रखा है, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है, ये एक जो, या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अगर आपने ए और बी सेक्शन क्लियर कर रखा है रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, 60% मार्क्स है, तो वो भी एलिजिबल है। स्पेशली ज्यादातर बच्चे इस कैटेगरी में पढ़ जाते हैं। आइए आगे जब बढ़ते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एई है क्या भैया। अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करी है, यानी जब आप एग्ज़ाम देते हैं, आईआईटीजी का एग्ज़ाम देते हैं, आप नेशनल लेवल के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स देते हैं, पहले तो स्टेट वाइज भी चला करता था, जैसे मध्य प्रदेश का चला करता था, एमपी पीईटी चला करता था, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, फिर कंबाइंड हो गया। तो उसमें अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आती है, तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियर को एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आप ज्वाइन करते हैं। कैंडिडेट विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 10+2 होना चाहिए, और 4 साल की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और क्लियर सेक्शन ए एंड बी एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स या एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, और ग्रेजुएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स बाय एक्चुअल स्टडीज विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन। अब इनमें से एक तो ये डिसिप्लिन हो गई, 3 डिसिप्लिन और है। पहली, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आपका डिग्री हो, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन में आपकी डिग्री हो, आप तब भी एलिजिबल हैं। इसके अलावा मेरे बच्चे बहुत सारी और ब्रांचेस है। देखो, आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने टेक्नोलॉजी से, है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप बोलते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ऑब्लिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये सारे जो बोलेगा है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये सारे के सारे असल में अलग अलग कॉलेज अलग अलग नाम से ये कोर्सेज चलाते हैं, इसलिए उन्होंने इसे डाइवर्सिफाइड किया गया। जैसे कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बोला जाता है, तो कहीं पर कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में सीएस बोला जाता है। तो अलग अलग कॉलेज अलग अलग नाम से डिग्री करवाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बस आप इससे अपने क्राइटेरिया मैच करेंगे। फिर मेरे प्यारे बच्चे, जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल वाली बात करें, तो आप देख सकते हैं ये सारी डिग्रीज में आप अगर एलिजिबल होते हैं, सबसे पहले प्राइमरी रिक्वायरमेंट तो वही है कि आपके 10+2 में कितने हो, 50% मार्क्स हो, ठीक है। तो यहां पर मेरे बच्चे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन है। तो बहुत सारी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस में आपकी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है अगर आप इसके लिए ऑप्ट करते हैं तो। वहीं मेरे बच्चे, जब मैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करता हूं, जिसमें सबसे पहले वेपन सिस्टम आता है, WS, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि यहां पर भी आपकी 10+2 फिजिक्स और मैथ्स में 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन विद मिनिमम 3 years डिग्री कोर्स इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट, है ना। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये तो मैथ्स और फिजिक्स होना जरूरी है। फिर आप, हो सकता है आपने आगे जाकर जो है बीकॉम कर लिया हो, तो आप एलिजिबल हैं, ध्यान से 60% मार्क्स उसमें होनी चाहिए। या फिर बीटेक आपने किया हो, 4 साल किसी भी ब्रांच से किया हो, तो आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए, नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स, इसका सेकेंड पार्ट होता है, इसमें भी 10+2 चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आप जो है मैथ और फिजिक्स लेके 10+2 आपने करी है।
यहाँ पर आपको थोड़ी सी राहत दे दी जाती है। यहाँ पर सिर्फ आपकी 10+2 हो और फिर आपकी डिग्री हो 60% मार्क्स से, या फिर आपने एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से बी.टेक किया हो, ये भी एलिजिबल यहाँ पर होते हैं। उसके बाद बच्चे बात करते हैं अकाउंट ब्रांच की। अकाउंट ब्रांच में 10+2 चाहिए, किसी भी फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी नहीं है, किसी में भी 10+2 हो आपका। फिर आपकी एक ग्रेजुएशन हो, किसमें, बी.कॉम डिग्री हो या बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिसे आप BBA बोलते हैं, जिसमें फाइनेंस में आपका स्पेशलाइजेशन हो, या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है ना, जिसे BMA बोलते हैं वही BBA है, वही BMA है। आगे जाकर लोग इसकी जब PG करते हैं तो वो MBA कहलाती है। तो वो सब अगर आपने कर रखा हो, उसके साथ साथ आप CA, CMA, CS, CFA क्वालिफाइड हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे जब बढ़ते हैं तो हम मीटरोलॉजी वाले डिपार्टमेंट को देखते हैं। इसमें क्या है मेरे प्यारे बच्चे, 10+2 चाहिए एंड BSc विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट। BSc या तो फिजिक्स से हो, फिजिक्स मैथमेटिक्स से हो आपकी, तो आप इस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है। या फिर आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो, है ना, टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ, तो भी आप एलिजिबल हो। या फिर इनमें से कोई ब्रांच से आपकी इंजीनियरिंग हो। इन सारी ब्रांच स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, आराम से अपनी ब्रांच देख सकते हैं कि आपकी ब्रांच इससे मैच कर रही है कि नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चे, कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिनके बारे में आपको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल भी एफकेट इन हेल्थ इश्यूज को इंडल्ज नहीं करती। वैक्सीनियर्स, अगर आपके कान में जो है बहुत ज़्यादा वैक्स नहीं होना चाहिए, तो कान साफ करवा के आपको पहुंचना है। टैटू नहीं होना चाहिए, कुछ बच्चे बढ़िया सा टैटू वैटू बना लेते, खूब बढ़िया यहाँ पे ढोलक वोलक बना ली, ये सब करने से आपको बचना है। अगर है तो कोशिश करिए वो मिट जाए, नहीं मिट रहा है तो फॉर्म मत भरिएगा। देन हाइड्रोसील आपको ना हो, वेरिकोसील आपको ना हो, फिमोसिस आपको ना हो, आप ओवरवेट भी ना हो और आप अंडरवेट भी ना हो। इसके अलावा आपको पाइल्स ना हो और गायनेकोमेस्टिया ना हो। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है कि जो पुरुष होते हैं उनके थोड़े से ब्रेस्ट अपीयर होने लगते हैं, इसे गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। तो ये भी आपको ना हो, यानी आपका जो चेस्ट है वो फ्लैट हो, बढ़िया हो, ठीक है। मिनिमम हाइट जो रिक्वायर्ड है मेल कैंडिडेट्स के लिए आर्म्ड फोर्सेस में, वो है मेरे बच्चे 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर जो रिक्रूटिंग एजेंसी यानी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस जिस हिसाब की रिक्वायरमेंट पैदा करेगी, उस हिसाब से आपकी हाइट होनी चाहिए। और ये आप जानते हैं कि जो ईस्टर्न रीजन है, गढ़वाल हिमालय वाले हैं, उनको तो थोड़ी रियायत दी जाती है क्योंकि उनकी हाइट छोटी होती है। अब ये मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, ये आपकी आई की स्पेसिफिकेशन है। इसमें हाइपरमेट्रोपिया, मैनिफेस्ट मायोपिया, रेटिनोस्कोपिक मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, ये सब जो है अपनी अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा रेयर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन की आपकी आंखें ख़राब हैं, आपको चश्मा लगा है, कुछ ऐसा चश्मा लगा है जो उन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा है, उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर आपके नंबर्स आ रहे हैं आंखों के, तो प्लीज़ आप फॉर्म ना भरें। स्पेशली आप तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको कुछ भी देखने के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है तो आप एफकेट के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखें। बाकी इसको आप अपने डॉक्टर से चेक करवा सकते हैं। उसके बाद बच्चे, जब हम स्टैंडर्ड सिलेबस की बात करते हैं तो इंग्लिश में हमारे पास क्या है, इंग्लिश में हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस कंप्लीशन है, फिलिंग ऑफ करेक्ट वर्ड है, सिनोनिम है, एंटोनिम है, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द गैप्स है, पैराग्राफ, इडियम्स, फ्रेजेस, एनालॉगी, सेंटेंस रीअरेंजिंग, सब्स्टिट्यूशन इन सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ है। मतलब जो आपका CDS का और NDA का सिलेबस है, वही सिलेबस आपका एफकेट में भी है, सेम सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में भी आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्पोर्ट्स, ये सब जो जनरल अवेयरनेस का वहाँ पर सिलेबस है, यहाँ पर भी वैसा ही सिलेबस है। सेम ऐसा आपका मैथ्स का है जिसमें डेसिमल फ्रैक्शन है, टाइम इन वर्क है, एवरेज परसेंटेज है, और सेम ऐसा ही रीजनिंग है। बस यहाँ पे आपका मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाता है, कुछ थोड़ा सा नया होता है, इसकी आपको तैयारी करनी होती है। उसके बाद बच्चे हम बात कर लें एग्जाम पैटर्न की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की और मार्क्स की, तो आपकी जो रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं जो 105 मार्क्स के होते हैं, और 2 घंटे का टाइम आपको टोटल इनमें मिलता है। वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश यानी इंग्लिश के पेपर में आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मार्क्स यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स की बात करें तो 15 क्वेश्चंस आते हैं 45 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 क्वेश्चंस आते हैं 60 मार्क्स के। देन वी हैव मैकेनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग से पेपर होता है
जिसमें 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 मार्क्स के, यानी 3 मार्क्स एक क्वेश्चन के। और आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो डिडक्शन है वो 1 नंबर का है, यानी आपने एक क्वेश्चन गलत किया है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, और अगर आपने कोई क्वेश्चन सही किया है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। आइए फिर नॉन टेक्निकल की, अगर सबसे पहले हमने जो बात करी है, जो क्राइटेरिया पे बात करी है, वो हमने नॉर्मल क्राइटेरिया पे बात करी। और जब हम बात करते हैं नॉन टेक्निकल की, जिसमें कि आपका इंजीनियरिंग का पेपर नहीं आता, तो आप देखेंगे रीजनिंग और मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट के 35 क्वेश्चन है 105 मार्क्स के, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है 90 मार्क्स के, मैथ्स के 15 क्वेश्चन है 45 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन है 60 मार्क्स के। यहाँ पे भी हर क्वेश्चन का आपको 3 नंबर मिलेगा, गलत आंसर देने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पर भी आपको जो टाइम दिया गया है वो 2 घंटे का दिया गया है। यहाँ पर आपका अलग से टेक्निकल का कोई पेपर नहीं होता। कौन कौन जो है भर सकते हैं फॉर्म, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? तो कोई भी ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना अलग अलग ब्रांच से कि आप किस ब्रांच के लिए एलिजिबल हो वो मैंने आपको बता दिया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जब तक रिजल्ट आएगा उनका इंटरनेट पे मार्कशीट आ जानी चाहिए। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ऑल द पोस्ट, बोथ मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई। ऐसा नहीं है कि एफकेट में फीमेल नहीं जा सकती, फीमेल भी बढ़िया से ऑप्ट कर सकती हैं। अब तो एनडीए में भी फीमेल जा सकती हैं। एक बार सैलरी देख लेंगे मेरे प्यारे बच्चे। जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, फ्लाइंग ब्रांच की बात मैं कर रहा हूं, तो आप सीधे फ्लाइंग ऑफिसर के पोस्ट पर ज्वाइन करते हो, जो कि लेवल 10 की पोस्ट है, और यहां पर आपकी सैलरी 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है। यानी आपकी जो बेसिक सैलरी है 56,000 है, जो बढ़कर 1,77,000 हो जाती है। इसी तरह से आप धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हैं, स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं, विंग कमांडर बनते हैं, ग्रुप कैप्टन बनते हैं, एयर कॉमोडोर बनते हैं, और धीरे धीरे आप CAS तक पहुंच सकते हैं एयर मार्शल के बाद। यानी लेवल 10 से लेके लेवल 18 तक आपका मूवमेंट होगा, अगर आपने सब कुछ बढ़िया किया तो। ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ कर दी तो आपको बीच से निकाल दिया गया। पर आपको ध्यान रखना है कि जो एयर मार्शल और CS वाली पोस्ट है 70 to 18, यहां पर आपकी जो सैलरी है वो फिक्स हो जाती है 2,50,000 रुपए। लेकिन ये पैसा बहुत कम है इस पोस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पोस्ट है बहुत वैल्यूबल पोस्ट होती है, बहुत इज्जत, समाज में इज्जत, आपकी रेपुटेशन काफ़ी होती है। आप देखते हैं कि आप हमेशा अधिकारियों से घिरे हुए हैं, क्योंकि आप खुद एक बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें देखें तो सैलरी तो बहुत छोटी बात हो जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे कि आपने बहुत अच्छे से एफकेट के इस एक्सप्लेनेशन को समझा होगा। और आप जैसा कि जानते हैं कि SLV पर एफकेट के लिए बैचेस अवेलेबल बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो फटाफट उन बैचेस को आप ज्वाइन करेंगे। जय हिंद। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा।